हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रेन जीएस। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए जिसके नीचे बेल आइकन होती है उसको जरूर दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छे वीडियो को लेकर के उपस्थित हूं जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आज 14 तारीख को, आज 16 है, 14 अप्रैल को बहुत बड़े महापुरुष की एक जयंती मनाई गई। साथियों, सभी लोग जानते हैं पूरे देश में उनका बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। साथियों, एक तो प्रश्न यही बनता है, 132वीं जयंती। आज मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित छोटा सा टॉपिक लिया है। ये इसको पूरी दुनिया मानती है, इतने बड़े महापुरुष हैं, इनको पूरी दुनिया मानती है और इनका महत्व हमारे देश में भी बहुत ज्यादा है सबसे। और हम परीक्षार्थियों का सबसे ज्यादा महत्व है संविधान में, संविधान में इनका बहुत बड़ा महत्व है कि उन्होंने संविधान का निर्माता, संविधान का शिल्पकार कहा जाता है इनको। संविधान निर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो हम इनको कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इनसे संबंधित 2-3 प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो संविधान निर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल है, तो हमने संविधान से कुछ भाग लिया है थोड़ा। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो जयंती थी वो 132वीं जयंती थी, जो मनाई गई अभी हमारे देश में, पूरी दुनिया ने मनाई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है और इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। तो इनका ये तो छोटा सा जीवन परिचय है। मृत्यु और जन्म दोनों याद होने चाहिए हमें। ये हमारे संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए साथियों, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमेशा चली आई, आज भी चल रही है। राजनीतिक मतभेद होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग जो राजनीतिक मतभेद होते हैं वो देश के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। उनका मतभेद कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं होता, वो देश हित के लिए होता है। यानी सत्ता पक्ष अगर कोई गलत कर रहा है और दूसरी पार्टी जो विपक्ष का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश का हित है। हालांकि आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है, आजकल ज्यादातर नेताओं के अंदर व्यक्तिगत हित है। अगर जब तक वो अपोजिशन में है तब तक तो सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे, और जैसे ही सत्ता पक्ष उनको बाई चांस अगर अपने पक्ष में ले लेता है लालच दे करके, तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, सत्ता पक्ष की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके गुण गाने लगते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बड़ा साफ सुथरी राजनीति होती थी, इसीलिए हमारे देश में इतने नियम, बढ़िया बढ़िया काम हुए और बड़ा साफ सुथरा शासन चला, चाहे वो किसी का शासन रहा हो। तो देखा जाए तो अम्बेडकर बहुत ही बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे जवाहरलाल नेहरू के, कांग्रेस के, महात्मा गांधी के। सर्वविदित है कि इनके कभी विचार मिलते नहीं थे। महात्मा गांधी से तनातनी चलती रहती थी, जवाहरलाल नेहरू से तनातनी चलती रहती थी इनकी। महात्मा गांधी से तो कभी विचार नहीं मिलते थे इनके, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक हित, जो देश हित था, उसमें सब एक साथ थे। इतनी बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद, मतभेद होने के बावजूद, इनके ज्ञान को, इनके बुद्धिमत्ता के सब परिचित थे, इतने पढ़े लिखे विद्वान थे कि उसके बावजूद कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने संविधान सभा में शामिल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया, प्रारूप समिति का। संविधान का एक प्रारूप बनाना था, ढांचा। हम साथियों घर बनाते हैं तो उसका ढांचा तैयार करते हैं, पहले मन में तैयार करते हैं, उसके बाद उसका एक इंजीनियर के पास जाते हैं, उसका ढांचा बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं कि कैसे काम क्या होना चाहिए। ये काम दिया गया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक सरल काम नहीं था कि सबको समाहित करना, सबके हितों की रक्षा करना, सारे कानूनों को समाहित करना और सबको एक साथ लेकर के चलना पूरे देश को। वो चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सबको एक साथ साधना था। इसमें सबको शामिल करना था, सबके हितों की रक्षा करनी थी, सबके लिए समान कानून की व्यवस्था करनी थी। ये क्यों सौंपा था? क्योंकि बहुत बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनके विरोधी थे, विचार नहीं मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ, 1932 में जो पूना पैक्ट के तहत हुआ, बहुत अनशन में बैठे महात्मा गांधी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम दिया कांग्रेस ने कि इनकी केवल बुद्धिमत्ता के लिए, और उन्हें भरोसा था कि ये पक्षपात रहित काम करेंगे, बिना पक्षपात के संविधान में काम करेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पक्षपात रहित काम किया, बिना पक्षपात के पूरा संविधान को फ्रेमिंग की, पूरा संविधान तैयार किया और सबके
हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कानूनों को समाहित किया। तो शुरू करते हैं। लेकिन ये जो प्रतिद्वंदिता है आज देखने को नहीं मिलती है। आज पहले की राजनीति बढ़िया थी, आज की सबसे ज्यादा घटिया राजनीति है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस, इसको आगे चलने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे संविधान सभा पे। साथियों, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो मांग चल रही थी हमारा अंग्रेज वापस जाए, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएं। और देश चलाने के लिए एक कानून की जरूरत थी, एक संविधान की जरूरत थी। कई पश्चिम के कई देश ऐसे थे जो संविधान के तहत चल रहे थे, तो हमारे देश में भी एक संविधान की आवश्यकता थी। तो यहाँ के जो नेता थे उन्होंने निर्णय किया था कि हम अपना संविधान बनाने के बाद अपना शासन करेंगे। तो जब बात अंग्रेजों की तरफ से हरी झंडी मिलती है अंग्रेज शासन की तरफ से कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे हम लोग, तो संविधान सभा का गठन होता है साथियों। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है। एक सभा थी, संविधान सभा के नाम से उसका गठन किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रश्न ज्यादातर बनता है, इसका गठन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। जब गठन हो गया तो इसके एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती थी, तो तत्काल में सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ना कि स्थायी। प्रश्न आता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोनों विकल्प होंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाएंगे, अस्थायी और स्थायी लिखा होगा तो उस हिसाब से उत्तर बदल जाएगा। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ये थे संविधान सभा के। उसके ठीक 11 दिसंबर को 2 दिन के बाद चुनाव होता है, और चुनाव में 1946 को, यानी 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, चुन लिया जाता है इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अस्थायी और स्थायी दोनों क्लियर हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट, और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिन के लिए। तो ये तो बात हो गई गठन की। 9 दिसंबर को गठन होता है, 11 दिसंबर को उसकी मीटिंग होती है। उसके बाद समितियां बना दी गई, कई समितियां बनाई गई, वो लंबा टॉपिक है, इसका अगला वीडियो बनाएंगे। अलग अलग समितियां बनाई गई, इसमें से समितियां बनाने के सदस्यों की जरूरत पड़ी। तो टोटल जो सदस्यों को इसमें शामिल होना था साथियों वो 389 थे। कितने थे? 389 सदस्यों को इसमें शामिल होना था पूरे देश से। इसमें कुछ कमिश्नरीज थे, कुछ अन्य से थे, कुछ अंग्रेजों का जो क्षेत्र था उनसे शामिल होना था। तो 389 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद चुनाव होता है साथियों, उसमें चुनाव करके अपने क्षेत्र से आते हैं। तो उसमें एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया था संविधान सभा के लिए? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 2 जगह से चुना गया था। तो पहले तो बंगाल से चुना गया था इनको, उसके बाद बंबई प्रेसिडेंट से एक सीट खाली की थी M.R. जयकर ने, कांग्रेस के थे, इनके लिए वहां से इनको चुन करके और इसमें शामिल किया गया था। अनुमान लगाओ राजनीति कितनी पवित्र राजनीति थी उस समय। कांग्रेस ने ही इनको चयन कराया था, कांग्रेस के कैंडिडेट ने सीट छोड़ी थी इनके लिए बंबई की और इनको भेजा गया था। आज हालत वो है, सब जानते हैं कि अगर कोई विपक्ष का जानकार है तो उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी पोल खोल देगा, उसकी कमजोरी उजागर कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार में बंगाल से, दोबारा वहां से इनको बंबई प्रेसिडेंट से इनका चयन किया जाता है, चुनाव कराया जाता है और उनको संविधान सभा में भेजा जाता है बंबई प्रेसिडेंसी से। तो ये आते हैं तो उसको सभी लोगों को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कई लोग थे, इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सबको समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था, वो था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था साथियों। मैं बता चुका हूं, प्रारूप सबसे कठिन काम था, फ्रेमिंग करना, किसी भी चीज की फ्रेमिंग करके सबको शामिल करना और पूरे दुनिया के संविधानों को अध्ययन करने के बाद उनकी बढ़िया बढ़िया चीजों को समाहित करना अपने देश के हिसाब से, हमें कौन सी चीज की जरूरत है। तो इन्होंने इस काम को किया, अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस समिति में साथियों कुल 6 सदस्य प्लस डॉक्टर अंबेडकर, यानी कुल 7 लोग थे। 6 तो सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत इसमें 7 सदस्यों को शामिल किया गया था प्रारूप समिति में। और इस प्रारूप समिति का गठन जो होता है साथियों वो 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, यानी 9 अगस्त से संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। जब देखा कि संविधान बनाने के लिए, किताब लिखने के लिए एक समिति चाहिए, तो उन्होंने इसकी प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त सन 1947। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है।
उसके बाद जब गठन हो जाता है, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, तो साथियों उसके बाद इसमें टोटल जो दिन लगे थे, मैंने भी 2 दिन पहले हमारा ग्रुप है उसमें समूह पूछा भी था, तो इसमें कितने दिन लगे थे साथियों? तो संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो टोटल साथियों 12 बैठकें हुई थी। टोटल 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। और इसके 3 वाचन हुए थे, जो नवंबर 48 से चल करके 26 नवंबर 1949 तक चले थे। कुल 3 वाचन बीच बीच में हुए थे, उनकी एग्जैक्ट तारीख मैं आगे बता दूंगा। तो 3 वाचन हुए थे, 12 बैठकें हुई थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे। एक प्रश्न याद कर लीजिएगा, 3 वाचन, 12 बैठकें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगे थे। उसके बाद आती है 12 बैठकें हो गई। अंतिम जो 12वीं बैठक थी साथियों इसकी संविधान सभा की, 11 बैठकें, तो 26 नवंबर को 11वीं बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। सभी समिति के अध्यक्ष उन्होंने दस्तखत कर दिए थे संविधान सभा के लोगों ने, और उसके बाद उसी दिन संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। प्रश्न बनता है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो साथियों यहाँ पे प्रश्न कंफ्यूजन वाला होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसका उत्तर होता है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया जाता है। उसके बाद शुरू होती है, अगला सत्र शुरू हो जाता है 1 जनवरी से 1950, यानी कि 26 जनवरी महीना आता है। जनवरी में 24 जनवरी को एक मीटिंग की जाती है, वो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 12वीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 12वीं, जो 24 जनवरी 1950 को होती है। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्थायी, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इनको प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। और ठीक 2 दिन के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया जाता है। उस दिन तो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को, क्योंकि उससे काम नहीं शुरू हुआ था। जब लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था उसका, यानी 26 जनवरी 1950 से हमारे देश के सारे काम संविधान के तहत होंगे। जितने संविधान में कानून थे वो लागू कर दिए गए थे। ठीक है, सारी जो राजशाही थी या जो भी छोटी छोटी उनकी क्या कहते हैं उनको निजाम थे, इनको सबको खत्म कर दिया गया था। जो भी छोटी छोटी राजा या जो भी थे उनको खत्म कर दिया गया था। तो उस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया था, सारे काम संविधान के तहत शुरू हो गए थे। तो इसमें बातें हो गई, बैठक की हो गई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। टोटल 3 वाचन होते हैं साथियों। 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्यों में साथियों महिला कितनी थी? प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कितने टोटल महिलाएं थी? तो साथियों उसमें 15 महिलाएं थी। यहाँ पे याद रखना 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। एससी के सदस्य जो थे उसमें 26 थे और एसटी 33 सदस्यों को शामिल किया गया था हमारे पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से। फिर बात आती है कि अंबेडकर और क्या क्या रहा डॉक्टर अंबेडकर का इसमें रोल। तो एक तो पूना पैक्ट से संबंधित प्रश्न आता है साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का टॉपिक चल रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सन 1932 में 24 सितंबर 1932 को एक ऐतिहासिक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। साथियों पूना पैक्ट क्या है, इसका विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे 10 से 12 मिनट का। पूना पैक्ट संक्षेप में समझ लीजिएगा। हमारे देश में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग थी। दलितों के लिए निर्वाचक मंडल की अलग से मांग थी और महात्मा गांधी इसके विपक्ष में थे। महात्मा गांधी की सोच ये थी कि इससे हमारा देश टूटेगा, देश हमारा बढ़ जाएगा। हालांकि सत्यता थी कि दलितों को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। अंग्रेजों से तो गुलामी थी ही थी, लेकिन देश में जो दबे कुचले दलित लोग थे उनको सामाजिक आजादी की भी जरूरत थी। वो सामाजिक रूप से, वो आर्थिक रूप से आजाद नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे समय स्वतंत्रता के साथ साथ दलितों, पिछड़े, मजलूमों और गरीबों की सामाजिक आजादी, आर्थिक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वही इनकी डिमांड थी कि इससे हमारे जो दलित है, तो दलित जो है इनको आजादी मिलेगी, इनको अपना निर्वाचक मंडल होगा, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना वोट डालेंगे, तो इनमें क्या होगा, आगे बढ़ने का जो है रास्ता खुल जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी इसको अलग तरीके से ले रहे थे। वो सोच रहे थे इससे हमारा देश में बंटवारा होगा, जातिगत विरोध बढ़ेगा और हमारा देश जाति में बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इसका विरोध किया और अनशन पे बैठे। अंततः बहुत प्रयास के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट यानी समझौता होता है। उसमें समझौता करके दलितों को जो सीटें थी वो बढ़ा दी जाती हैं और डॉक्टर अंबेडकर जो थे उस पर सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूना पैक्ट से संबंधित एक प्रश्न आता है, कब हुआ था?
दूसरा प्रश्न ये बनता है कि 1931 से लेकर के 1932 तक 1930 से लेकर के 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं लंदन में। तो एक प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि उस नेता का नाम बताओ जो जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो साथियों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिसमें महात्मा गांधी गए थे, उनके साथ 2 लोग और गए थे। हालांकि एनी बेसेंट ने भी इसमें भाग लिया था। तो कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था 1900 वाला गोलमेज सम्मेलन। तो महात्मा गांधी अंबेडकर ने तीनों में, कांग्रेस ने केवल एक में लिया था भाग। तो संविधान तैयार होता है। उस संविधान की जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। प्रस्तावना में हमारा बंधुत्व, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, अखंडता, ये सारे शब्द जोड़े गए हैं। ये उसमें पूरा सार समाहित है, हमारे देश का पूरे संविधान का समाहित है। तो कुछ प्रश्न हमारे संविधान में जो संविधान से संबंधित आते हैं साथियों, वो बनते हैं परीक्षा में कि उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और उसमें लिखा गया है कि जिसको बाद 3 प्रकार के न्याय मिल जाएगा वो अपना विकास कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से समान न्याय की बात की गई है। यानी हर आदमी को अधिकार है कि उसको 3 न्याय मिलने चाहिए। उसको आर्थिक आजादी भी होनी चाहिए, उसको सामाजिक भी और राजनीतिक में भी प्रतिभाग करने की आजादी होनी चाहिए। ये उद्देशिका में साथियों 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और यहाँ पे बनता है इसमें स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की शामिल है साथियों, ये भी प्रश्न आ चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है हमारी उद्देशिका में, हमारी प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। उपासना करने का अधिकार, धर्म को मानने का जो हमें स्वतंत्रता है, हमारे मेरा विश्वास किसमें है वो मुझे स्वतंत्रता है, और मुझे अभिव्यक्ति यानी बोलने का, मुझे बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, और अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हमको उद्देशिका में दी गई है, उद्देशिका में परिलक्षित है और लिखा हुआ है। इसी प्रकार 2 प्रकार की समानता की भी बात की गई इसमें। एक तो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी हमको हमारी प्रतिष्ठा में अब समानता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं दूसरा है तो वो बहुत प्रतिष्ठावान है, हमारी कुछ उसके सामने कोई प्रतिष्ठा नहीं, हमें अधिकार मिलना चाहिए, इसको शामिल किया गया। और समानता, अवसर की समानता, हमको अवसर मिलना चाहिए कहीं आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं परीक्षा में एक व्यक्ति बैठ सकता दूसरा नहीं बैठ सकता, तो दोनों लोगों को परीक्षा में बैठने की समानता, यानी हर चीज में समानता की बात की गई है। और एक प्रकार का बंधुत्व या भातृत्व की बात की गई है साथियों। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर की उपलब्धि थी, उन्होंने बंधुत्व शब्द को प्रयोग किया था, इसमें लिखवाया था, बढ़वाया था, क्योंकि हमारा देश पूरा बंधुत्व की कल्पना में ही विश्वास करता है। हम सब भाई भाई हैं, सब एक हैं, तो बंधुत्व की बात की गई। और एक प्रश्न बनता है यहाँ पर इससे संबंधित 22 जनवरी, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव, फिर एक बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव। जब 11 दिसंबर को मीटिंग होती है, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसमें संविधान सभा में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 प्रश्न बनते हैं, कब पारित किया गया, कब पेश किया गया, कब स्वीकृत किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है संविधान सभा में, और उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत मिल जाती है संविधान सभा के द्वारा। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 46 को पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत मिल जाती है। दूसरी चीज आती है उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देशिका की बात चल रही है तो उद्देश्य प्रस्ताव कहां से लिया गया, इसका एक तो उद्देश्य प्रस्ताव हो गया विचार। ज्यादातर चीजें हमें विदेशों से ली हैं, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें ली हैं। कहां कैसे क्या करता था, विद्वानों, बहुत बड़े विद्वान लोग थे इस समय, बुद्धिजीवी वर्ग था, बहुत दूर की सोच के चले। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा था वो साथियों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका का जो विचार था, उद्देशिका का विचार अलग है, उद्देश्य प्रस्ताव अलग है। उद्देशिका का जो विचार था वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। उद्देश्य प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका में केवल साथियों एक बार संशोधन हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा गया है उद्देशिका या प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, वो भी इंदिरा गांधी की सरकार में। आप सभी को पता है संशोधन किया गया था, जिसको मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान कहा जाने लगा था। इतने ज्यादा संशोधन किए थे इंदिरा गांधी ने। तो ये 1976 में होता है
22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा के द्वारा अपना लिया जाता है। 22 जुलाई सन 1947 को तिरंगे को अपना लिया जाता है। कब? हमारी संविधान सभा के द्वारा। तो ये जितने लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं, जो परीक्षा में लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। और अगला भी वीडियो स्पेशली ना तो उद्देशिका से था ना संविधान सभा से था, इसमें डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित जुड़े हुए जो भी प्रश्न आ सकते थे उनको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन दबा के ही जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टेड इसी से संबंधित वीडियो होगा आगे हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।